नमस्कार, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मेट्राइज का इस सर्वे। जैसा हमने आपको बताया, आज अगर लोकसभा के चुनाव के लिए वोट पड़े तो किस राज्य में क्या परिस्थिति रहेगी, हम आपको महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा का हाल बता चुके हैं। अब एक और बड़े राज्य की बात कर रहे हैं, राजस्थान, जो इन दिनों बहुत चर्चा में भी है। तो राजस्थान में अगर आज चुनाव हो जाए तो हालात कुछ यूं बनते हैं कि नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का वोट शेयर 59% हो जाएगा। यह पिछली बार 2019 में 61% था, 2% कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी की पार्टी का ग्राफ जो है 2019 के मुकाबले 1% बढ़ सकता है। मैं क्लियर कर दूं कि हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर लोगों से केंद्र के लिए वोट डालने को कहा जाए तो क्या परिस्थिति बनेगी। तो राजस्थान की वोट शेयर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन राजस्थान में लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करते नजर आते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको गोवा की तस्वीर दिखाई थी, वहां 2 सीट थी, वहां भी क्लीन स्वीप हो रहा था। राजस्थान में अगर अभी चुनाव होते हैं और अभी वहां वोट डाले जाते हैं और नतीजे सामने आते हैं तो इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में नतीजा आपके सामने है। यहां पर 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर खाली हाथ रह जाएगी। बड़ी बात यह है कि यहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक भी लोकसभा की सीट मिलती नहीं दिख रही है। यह कंपैरिजन सीधा सीधा आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए एक बार तुलना कर लेते हैं दोनों पार्टियों की पिछले साल के हिसाब से। ये पिछले साल किस पार्टी, माफ कीजिएगा, पिछले चुनाव में कितनी सीटें मिली थी और आज हो तो कितनी सीटें मिलने वाली हैं। पिछली बार 2019 में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, 25 की 25 सीटें जीती थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक सीट का भी अंतर नहीं है। क्लीन स्वीप बीजेपी करने जा रही है। तो राहुल गांधी की पार्टी को पिछली बार भी यहां कुछ हासिल नहीं हुआ था और इस बार भी राहुल खाली हाथ रह सकते हैं राजस्थान में। अब अगर अब जनता से कुछ सवाल हुए, उसका भी आप देख लीजिए कि क्या जवाब मिलता है। डबल इंजन के नारे का कितना असर है वोटर पर। 56% लोगों ने कहा कि यह मैटर करता है कि राज्य में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो। यह 56% लोगों की राय राजस्थान से हमें मिली है कि डबल इंजन का फर्क पड़ता है। और 39% लोगों को ऐसा नहीं लगता कि केंद्र और राज्य में एक सी सरकार होनी चाहिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान में एक बार फिर लोकसभा की 25 में से 25 सीटें जीत सकते हैं आप अगर आज चुनाव हो जाएं। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के हालात हैं, 2 तरह के विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। एक, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पिछले 8 साल तक जिस तरह से काम किया है, साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जिन सारे योजनाओं के साथ में काम किया है, उनका निश्चित ही बहुत गहरा प्रभाव देश के जनमानस पर है। दूसरा, जिस तरह से भारत के बदलते हुए स्वरूप को देश की जनता देख रही है, निहार रही है और उसको लेकर के जिस तरह से प्रफुल्लित है, ये माननीय मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरा, अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो वर्तमान कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार से लोग जिस तरह से क्षुब्ध हैं, जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ में इस सरकार को बनाया था, उन सारे विषयों पर अपने साथ में धोखा हुआ है, ऐसा लोग कल्पना करते हैं, ऐसा लोग विचार रखते हैं। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं का प्रदेश था, राजस्थान जो त्याग, बलिदान और संस्कृति की धरती थी, संस्कार की धरती थी, राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान की धरती के रूप में विश्व भर में पहचाना जाता था, उस राजस्थान को महिलाओं के प्रति अपराध के राजधानी बना करके वर्तमान सरकार ने छोड़ा है। वर्तमान में जिस तरह से राजस्थान में विकास की सभी योजनाएं बेपटरी हुई है और उसके साथ साथ में राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण का नंगा नाच हो रहा है, इसके चलते राजस्थान की जनता क्षुब्ध है। और वर्तमान में यदि चुनाव होता है तो निश्चित रूप से लोकसभा की 25 सीटें एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नए भारत के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और दृढ़ करने के लिए बनाने वाली है।
शेखावत जी, लेकिन उदयपुर का जिक्र करना पड़ेगा। उदयपुर की वारदात, कन्हैया लाल का जैसे जिहादी तत्वों ने गला काटकर नृशंस हत्या की, उसका राजस्थान में नहीं पूरे देश में असर पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसके बाद अपनी पीठ ठोकी। उन्होंने कहा कि हमने तो हत्यारे 24 घंटे के अंदर पकड़ लिए। देखिए, पकड़ लिया इसको लेकर के आत्ममुग्धता के भाव में रहना, ये केवल पहला विषय नहीं है जिसमें सरकार ने इस तरह का आचरण और व्यवहार किया है। और ये केवल एकमात्र घटना नहीं थी, ये ट्रिगर पॉइंट था जहां से लोगों ने एकदम से अपना विचार बदल लिया है। लेकिन उससे पहले भी करौली में जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह से घर के छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, और उसके बाद में पुलिस की उपस्थिति में जिस तरह का नंगा नाच और तांडव उपद्रवियों ने किया, और लेकिन उसके बाद भी जांच के समय में, मुआवजे के समय में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, अपनी विफलता का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सारे संगठनों पर डालने का, उन पर थोपने का, उन पर फोड़ने का प्रयास किया। भीलवाड़ा में दंगे हुए, जोधपुर में दंगा हुआ, लेकिन सभी जगह उसी तरह का आचरण और व्यवहार सरकार का रहा। और उसके बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद में भी उन घटनाओं का क्रम थमा नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण की इस अप्रोच के चलते अपराधी तो राजस्थान में पहले से ही बेलगाम और बेखौफ हो गए थे। ये जो अतिवादी लोग हैं, ये लोग भी सभी बेलगाम और बेखौफ हुए हैं, और इसी कारण से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग स्तब्ध हैं कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में, उदयपुर जैसे भाईचारे वाले जिले में या शहर में इस तरह की घटना हुई, और वो भी तब जब 7 दिन से वो उस व्यक्ति ने, मृतक कन्हैया लाल ने, पुलिस को 3 बार व्यक्तिगत रूप से जाकर के रिपोर्ट दिया था। लेकिन दुर्भाग्य, न जाने किस दबाव में पुलिस का और प्रशासन का अमला भी काम करता है कि उसके बार बार गुहार लगाने के बाद में भी पहले तो उसी से माफ़ीनामा लिखवाया गया, और बाद में उसी को डांट डपट करके भगा दिया गया, और एक झूठा आश्वासन कि यदि कुछ होता है तो तुम फ़ोन करो, पुलिस तुरंत सहायता के लिए आएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको अपनी जान खोनी पड़ी। इसके कारण से लोगों में गुस्सा है। आपने अभी कहा कि उदयपुर की वारदात एक ट्रिगर पॉइंट थी। आप मानते हैं कि ये घटना, ये वारदात राजस्थान के लोगों के लिए, देश के लोगों के मानस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? देखिए, ये एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। उसके बाद में भरतपुर में जिस तरह की घटना हुई है, 550 दिन से भरतपुर के व्रज क्षेत्र के रहने वाले लोग आंदोलनरत थे। साधु संत, धार्मिक आस्था वाले लोग सब आंदोलनरत थे कि ये पहाड़ जो है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विहार और विचरण हुआ है, उन पहाड़ों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। वैध और अवैध दोनों तरह का जो खनन वहाँ हो रहा है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। 550 दिन के इस आंदोलन में एक मुख्य दिन आता है जब उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनावों को सामने देखते हुए प्रियंका गांधी जी के दबाव में गहलोत साहब 1 अक्टूबर 2021 को, फिर दोहराता हूँ तिथि को, 1 अक्टूबर 2021 को सारे आंदोलनरत साधु महात्मा और आंदोलन के साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक करते हैं। और बैठक करने के बाद में उनसे इस बात का भरोसा और विश्वास स्वयं मुख्यमंत्री दिलाते हैं कि हम अगले 10 दिन में इन माइंस को बंद कर देंगे और इस क्षेत्र को फॉरेस्ट एरिया नोटिफाई कर देंगे। कलेक्टर से आनंद फानंद में रिपोर्ट मंगाई जाती है। 12 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट आती है, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और लगातार 9 महीने और 10 दिन तक आंदोलन चलने के बाद जब एक बाबा मोबाइल के टावर पर चढ़ जाता है, नीचे नहीं उतरता, तब अन्य सभी साधु और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। साधु महात्माओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी सरकार नहीं जागती है, और एक साधु को आत्महत्या के लिए अपने आप को आत्मदाह करना पड़ता है। और ये गूंगी और बहरी सरकार उस आत्मदाह की बाद में निकली हुई राधे राधे की चीख से जागती है और 24 घंटे में उसको आनंद फानंद में उस आदेश को लागू करती है। लोगों के मन में निश्चित रूप से ये प्रश्न है जो गहलोत सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं
कि जो काम 24 घंटे में उस बाबा की चीख और उसकी उठती हुई लपटों से उठती हुई चिंगारी के कारण से करना पड़ा, वो काम 9 महीने 10 दिन तक क्यों नहीं हो पाया। और उसके बाद में भी जब मुख्यमंत्री जो है धृष्टता की पराकाष्ठा, मैं ये कहूँगा, मुझे ये शब्द उपयोग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो करते वो फिर अपने आप को सर्टिफाई करते हैं, वो अपने आप को प्रमाणीकृत करते हैं कि हमने तो वादा कर दिया, हमने तो 18 तारीख को ही सभी आंदोलनकारियों को कह दिया था कि हम, और वो भी मीडिया के माध्यम से सूचना दे दी थी कि हम इसको सैद्धांतिक रूप से मान चुके हैं और करने वाले हैं, फिर आत्मदाह करने की आवश्यकता क्या थी। आपने जब सामने बैठ करके मुख्यमंत्री जी ये वादा किया और 10 महीना लगभग बीत जाने तक भी उस वादे को पूरा नहीं किया, तो मीडिया के द्वारा भेजे हुए संदेश पर लोग किस तरह से भरोसा और विश्वास करते। जब आपके मंत्री वहां आकर के लोगों को समझाइश के नाम पर डांट डपट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपकी स्थानीय विधायक माइनिंग माफिया के साथ में जुड़े हुए सारे प्रमुख लोगों को लेकर के सचिवालय में मंत्रियों के बीच में आकर के, मंत्रियों के पास जाकर के, अधिकारियों के बीच जाकर के दबाव बना रही थी कि ये माइंस बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये घटना, उदयपुर की घटना एक मुख्य पायदान हो सकती है, लेकिन उसके बाद में भी जो घटनाओं का लगातार सिलसिला चल रहा है, ये निश्चित ही प्रदेश की जनता को हर बार एक नए सिरे से झकझोर करके इस सरकार का संपूर्ण विनाश समाप्त करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार करता है। शेखावत साहब, एक बार फिर अगर सर्वे पर आए तो पहले कहा जाता था कि लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोग अलग अलग विषय दिमाग में रख करके वोट करते हैं। इस बार लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि चाहे विधानसभा लोकसभा, नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा है या नरेंद्र मोदी का काम, उनकी छवि, वो दोनों चुनाव में लोगों के दिमाग पर हावी रहती है, ऐसा सर्वे भी दिखा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, 8 साल के इस कालखंड में माननीय मोदी जी ने सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 100% सैचुरेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ की अप्रोच के साथ में जो योजनाएं बनाई, बैंक का खाता, आवास, गैस का चूल्हा, स्वच्छता के लिए शौचालय, हर गांव तक सड़क, हर गांव तक इंटरनेट, ये सारी योजनाएं जब प्रारंभ हुई और उसके बाद हर गांव तक बिजली और हर घर तक पीने का पानी, इन योजनाओं ने निश्चित रूप से लोगों को इस बात को सोचने के लिए मजबूर किया है कि जो 70 साल 75 साल तक हम जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मोदी जी के आने के बाद ही पूरी हुई है। तो निश्चित ही देश की जनता मोदी जी को एक और मौका इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सक्षम भारत बनाने के लिए देने के लिए आतुर है और कमर कस करके तैयार है। गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए, हमारे सर्वे पर बात करने के लिए। और फिर आपको बता दें, हम आपको 543 में से 101 सीटों का जो है वो हाल हम आपको दिखा चुके हैं, प्रमुख राज्य दिखा चुके हैं, और 90 सीटें 101 में से आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं। अभी आगे पूरी 543 सीटों का हाल और बाकी बचे बड़े और छोटे राज्यों का भी हाल आपको हम दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल स्टूडियो में मेहमानों के पास चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि हम राजस्थान की बात कर रहे थे और हमारे साथ एक नए मेहमान वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, खासतौर पर जयपुर से आए हैं आज के कार्यक्रम के लिए। स्वागत है संजीव जी आपका। बहुत आपके राज्य में इस बार लगता है पिछली बार का जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का दोहराया जाएगा, 25 में से 25 सीटें एक बार फिर बीजेपी जीत सकती है। सहमत हैं आप इससे या लगता है कुछ और? मैं सहमत हूं इससे, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ पिछले चुनाव के मुकाबले की बात मत कीजिए। 2014 में भी 25 में से 25 बीजेपी जीती थी, तो ये शायद लगातार तीसरा चुनाव ऐसा होने जा रहा है जब बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, अगर आज की स्थितियां बरकरार रहती हैं 24 में चुनाव होते समय। और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। उसके कारण देखिए, गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज, चिरंजीवी योजना, मतलब जन लोकप्रिय और जनता के बेनिफिट के काम किए हैं। लेकिन दो चीज़ों पे गहलोत सरकार पिट रही है जो बड़े मुद्दे हैं। एक तो ये जो अब जो घटनाएं हुई हैं, जिसका भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिक्र कर रहे थे, तो उससे बहुत खासा एकदम से ध्रुवीकरण हुआ है राजस्थान की राजनीति में पिछले 3-4 महीने में। और दूसरी बात, बीजेपी का भी घर बिल्कुल बटा हुआ है, वहाँ भी आधा दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एक स्वयं गजेंद्र सिंह जी भी हैं उसमें से। लेकिन कांग्रेस में भी जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत चल रहा है,
उसकी वजह से डाउन द मतलब जिला स्तर तक एक बंटवारा है युवा और मतलब एक करिश्मा तो है ही सचिन पायलट में, उसकी एक लोकप्रियता तो है ही जी। और इनके पास परिपक्वता, अनुभव और एक लंबा हो रहा एक्सपीरियंस है और पुराने सारे लोग इनके साथ हैं। लेकिन लेकिन इन दोनों का कोई मीटिंग ग्राउंड है ही नहीं। मतलब कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो नहीं जुड़ सकते, वो पास नहीं आ सकते। तो इसकी समस्या से कांग्रेस भुगत रही है और सबसे बड़ा जो कारण है, कहता हूं आपसे, मान लीजिए समस्या ना होती, कांग्रेस एकजुट होती, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता? मतलब बेहतर फाइट दे पाती शायद। देखिए असल में चक्कर वो विधानसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, मेरा हमेशा से मानना है कि मोदी जी का जो फैक्टर है वो लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल लोगों के सर पे चढ़ के नाचता है जी। विधानसभा चुनाव में वो इतना काम नहीं करता, उसमें कई और फैक्टर्स काम करते हैं। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन कहीं बेहतर होती अगर वो मिलके लड़े, लेकिन लोकसभा में तो कमोबेश अभी सामने कोई विकल्प नहीं है। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।